नमस्कार दोस्तों, हरियाणा न्यूज़ की खास पेशकश फेस टू फेस में आज हम बात कर रहे हैं गुड़गांवा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह से। राव साहब, स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में आपका। राव साहब, सांसद के तौर के ऊपर आपकी जो ये पारी है ये लगभग पूरी होने वाली है, कैसा कार्यकाल रहा आपका? ऊंचा नीचा रहा। जिस उम्मीद से दूसरी बार हम सांसद बनाए गए, उसके प्रति लोगों की जो मंशाएं थीं, उम्मीदें थीं, उस पे हम खरा नहीं उतर सके और थोड़ा सा विवादित रहा। हालांकि जो पिछले योजना के अंदर हमने काम पाइपलाइन में डाले थे, उसके ऊपर काम तो हो रहा है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता था कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस क्षेत्र को, जहाँ का मैं नुमाइंदा हूँ, कुछ तवज्जो दी जाएगी, लेकिन वो तवज्जो मिल नहीं पाई और हमारा इस वजह से हरियाणा की कांग्रेस पार्टी से और एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा नाता ढीला हो गया और यहाँ तक कि हमने तोड़ना पड़ गया। तो राव साहब, विकास की अगर बात की जाए तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं, ऐसे कौन से विकास के काम हैं जो एक सांसद रहते हुए आपने इलाके के लोगों को दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारा डेडिकेटेड वेस्टर्न रेल फ्रेट कॉरिडोर जो दादरी यूपी से जाता है और बम्बई तक जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट दक्षिणी हरियाणा में ही तो क्या, हरियाणा राजस्थान दोनों के अंदर जो हो रही है इस डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की वजह से, उसमें मेरा अच्छा खासा योगदान है। तो सबसे प्राथमिकता तो मैं इसको देता हूँ। दूसरा, मैं डिफेंस के अंदर मंत्री था, छोटा, और एक यूनिवर्सिटी गुड़गांव के अंदर बनाई गई, डिफेंस यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। तो ये विश्व की तीसरी यूनिवर्सिटी है और एशिया की दूसरी यूनिवर्सिटी है चाइना के बाद। तो इसमें मैं भी समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इसके अंदर योगदान मेरा भी है, तो मैं भी थोड़ा क्रेडिट कम से कम क्लेम तो कर ही सकता हूँ। तीसरी में यूनिवर्सिटी का अभाव हमारे दक्षिणी हरियाणा के 8-7 ज़िलों के अंदर है, और ज़िलों में तो 2 ज़िलों के पीछे एक यूनिवर्सिटी है, कई जगह तो एक ज़िले के अंदर 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटी हैं, पर हमारे 7-8 ज़िलों में यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। तो केंद्र की एक स्कीम आई थी कि 16 यूनिवर्सिटीज़ हम देश के अंदर बनाएंगे, सेंट्रल फंडेड। जी। हरियाणा का भी नंबर उसमें आया क्योंकि हरियाणा के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो वो यूनिवर्सिटी जब आई थी, अर्जुन सिंह जी उस टाइम के ऊपर मंत्री थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, तो हमने उनसे कहा कि जी आप हमारे एरिया के अंदर करवाने का प्रयास करें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जैसा कि सरकार चाहेगी हरियाणा की, जी। वहीं पर ये यूनिवर्सिटी बनेगी। तो मैंने कहा जी जिस जगह के ऊपर ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट की, वहाँ पर सुपरपोज करके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे देंगे तो उनका तो लाभ हो जाएगा, लेकिन जो वंचित क्षेत्र रहे हैं वो वंचित ही रह जाएंगे। तो उनकी बात में वो बात समझ में आई और उन्होंने यूनियन कैबिनेट के अंदर एक प्रस्ताव रखा कि जहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं हैं उसी क्षेत्र के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगाई जाएगी। तो तीसरी यूनिवर्सिटी हमारी महेंद्रगढ़ के अंदर जाटपाली के अंदर लगी है। मैं समझता हूँ उसके अंदर भी मेरा खासा योगदान है। और भी हैं, जैसे कि रेल लाइन जो हमारी मेवात की है, कई दशकों से मेवाती एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भी हमारे को एक रेलवे लाइन, पैसेंजर रेल लिंक दिया जाए। लोग कह तो देते हैं कि हम करवा देंगे सरकारों में, लेकिन मैंने करके दिखाया। आज के दिन मेवात को 2 तरफ से जोड़ा जा रहा है, एक तो पलवल, फिरोजपुर झिरका और अलवर, दूसरा गुड़गांवा, नूंह और फिरोजपुर झिरका। ये मोटी मोटी 4-5 हैं जो मैंने करवाई। तो राव साहब, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप नहीं ला पाए और जिनकी मन में टीस आज भी उठती है कि ये प्रोजेक्ट आने चाहिए थे? देखिए, केंद्र की तरफ से तो मेरे को ऐसी कोई खास आपत्ति है ही नहीं। जो केंद्र की से मैं ला पाया, मेरे से पहले कितने भी एमएलए एमपी रहे हों हरियाणा के किसी भी क्षेत्र के, जितने मैंने करवा दिए केंद्र से काम, मैं समझता हूँ किसी और एमपी के बस की नहीं थी या किसी ने नहीं करवा पाए। जो मैं नहीं करवा पाया वो स्टेट से काम नहीं करवा पाया, जिसके अंदर मुख्य रूप से गुड़गांवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का हमने जिक्र किया था। अगर आज गुड़गांव की डेवलपमेंट है तो वहाँ मूल रूप से जिन लोगों ने अपना काम स्थापित किया है वहाँ पे, उसकी वजह से गुड़गांव की डेवलपमेंट है, ना कि हरियाणा सरकार की कुछ देन।
तो तुम डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दोगे तो पैसा यहाँ पर ही खर्च हो जाएगा, पॉलिसीज यहाँ पे बन जाएंगी। तो वो गुड़गांव में डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर सरकार हमारी बात को सिरे नहीं चढ़ा पाई या उनकी मंशा नहीं थी। तो राव साहब, अगर गुड़गांवा की ही स्पेसिफिकली बात करें तो गुड़गांवा के अंदर अगर हाईवे से निकलते हैं तो नज़ारा मिलता है पेरिस का, एक विदेशी शहर का। पर जैसे ही हम हाईवे से साइड में उतरते हैं तो चाहे बात हो सड़क की, सीवरेज की या बाकी किसी समस्याओं की, मूलभूत सुविधाओं से भी जूझ रहे हैं लोग। तो ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको? यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो गुड़गांवा नेशनल हाईवेज के आसपास है, आसपास तो क्या, जो नया गुड़गांवा है सो तो डेवलपमेंट हो गई उसके अंदर, लोगों की ज़मीनें गई, लोग बाहर से आकर के वहाँ बस गए, वहाँ से सरकार को पैसा उपलब्ध हुआ, पैसा उनको प्राप्त हुआ। लेकिन अभी तो वहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी लोग आकर के बसने हैं, खाली पड़े हैं प्लॉट जी। या किसी ने पैसा खर्च लिया तो सोचा कि आगे इसको मुनाफा करके मैं बेच दूंगा। लेकिन जो आपको अभी तक 20 सालों से समर्थन देते आए हैं गुड़गांव पुराने वाले के लोग, उनको तो आपने कुछ दिया ही नहीं। तो आज इसीलिए तो मैं नाराज़ हूँ मौजूदा सरकार से कि गुड़गांव से इतना पैसा लेने के बाद भी जिस तरह से निचोड़ा जा रहा है गुड़गांव को, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। आप जब पिछली बार इलेक्शन के अंदर आए थे तो आपने कहा था कि हर खेत की मेड़ को पानी मिलेगा। तो इस बारे में क्या कुछ कर पाए आप, और कहाँ तक ये जो आपका वादा है ये पूरा कर पाए? देखिए, ये बात है 2000 की। उस टाइम के ऊपर हम सारे के सारे मेरी उम्र के हम जो राजनेता हैं हमारी पार्टी के, उन्होंने ये तय किया था कि भाई देखो, ये पुरानी जो स्थिति है इसको तब्दील करेंगे, और कभी खुदा न खास्ता अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्तासीन हुई तो हमारा ये प्रयास होगा कि हरियाणा के अंदर मूलभूत सुविधाएं जो भी हमारे पास हैं बराबर के तौर पर बांट करके दी जाएंगी। नई उमंग आई लोगों के अंदर, नए वायदे किए गए, लोगों ने भरोसा किया कि भाई इस तरह से लोग ये सरकार चलाएंगे अगर ये सत्तासीन हुए। तो सत्तासीन तो हो गए हम 2004 के अंदर, लेकिन जो उम्मीद लोगों की थी उसके ऊपर पानी फिर गया, और वही वजह थी जिसकी वजह से शुरू के अंदर हमारा विवाद शुरू हुआ। और जहाँ तक पानी की बात आती है तो मैं आपको एक और जिक्र करना चाहता हूँ कि हमेशा कहा जाता है कि रावी ब्यास का पानी आएगा तो हरियाणा के हर डॉल तक पानी दिया जाएगा या खेत तक दिया जाएगा, और ख़ास तौर पर जो वंचित क्षेत्र हैं दक्षिणी हरियाणा के, उनको पानी दिया जाएगा। अब मौजूदा 3.5 जो हमको हरियाणा के हिस्से पानी आया था, मिलियन एकड़ फुट, 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी आया था, उसमें 1.8 मिलियन एकड़ फुट तो हमारे को है ही, उसका भी सामान्य रूप से बंटवारा नहीं हुआ। तो ये तो कई सालों से, दशकों से हो रही थी, तो पुरानी बात होगी, कोई सरकार करती नहीं है जी। नियत नहीं है। जिनको पास पैसा है उन्हीं को, जिनके पास पानी जा रहा है उन्हीं का मंत्री बना दिया जाता है। तो वो फिर अपने पानी को क्यों दूसरी जगह पर जाने दिया जाएगा? हालांकि जाना तो मंत्री वहाँ का चाहिए जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ सूखा है, वहाँ उपलब्ध करवाने के लिए मंत्री बनाया जाता है, वहाँ डेवलपमेंट हो। खैर, वो बात दूसरी है। मैं यूँ कहता हूँ कि जब 3 प्रांतों का फैसला हुआ था, राजस्थान, हरियाणा जी और पंजाब जी, और जब श्रीमती इंदिरा गांधी सन 82 या 83 की बात है मेरे ख्याल से, ये 3 प्रांतों में शिवचरण माथुर, भजनलाल और दरबारा सिंह सरदार जी, इन तीनों ने दस्तखत किए थे, इंदिरा जी ने भी दस्तखत किए थे कि भाई ये इतना पैसा हरियाणा, इतना पानी हरियाणा का, इतना पानी इसका, फलाने ढिगड़े का, ये झगड़ा माड़ी ख़त्म करो और इसके ऊपर अमल करो। ये मसला 82 का सिरे चढ़ने वाला था, जबकि पंजाब ने एक तरफाई सेशन बुला करके 3 प्रांतीय फैसले को रद्द कर दिया 2006 के अंदर। मसला गया भारत सरकार पे, मसला गया राष्ट्रपति से पे कि भाई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस करा जाए। अब मेरा तो ये, मैं थोड़ा बहुत वकालत तो जानता ही हूँ, मैं वकालत करी, हालांकि प्रैक्टिस नहीं करी, कि किसी भी पार्टी सिंगल हैंडेडली 3 आदमियों के समझौते को रद्द नहीं कर सकती जी। रजामंदी सबकी होनी चाहिए जब ही रद्द होता है। तो ये मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाल करके इनको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया। अब 2006 से लेकर के या 2014 हो गई, 8 साल होने को हो रहे हैं। 8 साल के अंदर, जब से भारत आज़ाद हुआ है, 8 साल कोई भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, मेरे ख्याल से 25-30 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कुल मिलाकर के सन 47 से लेकर के और 2000 अब तक मौजूदा डेट तक हुए होंगे। कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने के अंदर, बाज़ दफ़ा 2 साल तक, पर 8 साल तक। और किसी, ना हरियाणा सरकार हरकत में आई, ना भारत सरकार हरकत में आई, और हम प्यासे मर रहे हैं, हरियाणा प्यासे मर रहा है। तो हमने जो पहली रैली करी थी, जब हमारा झगड़ा इस विषय विवाद के ऊपर, जब पार्टी के दायरों के अंदर हमारे से कुछ उपलब्धि नहीं हुई, तो हमने जल प्रबंधन रैली करी थी 2010 के अंदर,
नांगल चौधरी जगह है हरियाणा के 100 रुपये के एक कोने के ऊपर, राजस्थान से सटा हुआ एरिया है। वहाँ पे 1500 फुट के ऊपर पानी नहीं मिलता है। वहाँ पर अगर बरसात होती है तो खेती होने के लिए पानी खींच लिया जाता है, अगर बरसात नहीं होती तो खेती नहीं होती। जहाँ पहले 60-60, 80-80 मन गेहूँ एक किले के अंदर हुआ करता था, आज वो बहरानी पड़ी हुई है। तो हमने वहाँ से शुरू किया कि भाई आप अपना चिट्ठी लिखें, राष्ट्रपति को लिखें, आप चिट्ठी लिखें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखें, सुप्रीम कोर्ट के को, कि भाई ये जो आप 8 साल से या 6 साल, उस टाइम 6-7 साल थे, 6 साल से आप इसको फैसले को सुन नहीं रहे हैं, फैसला सुना नहीं रहे हैं, तकरीर सुन नहीं रहे हैं, इसको लिया जाए। तो हमने जितने भी लोगों को बुलाया था उनको एक ही कहा था कि आप एक पोस्ट कार्ड या 10 जितने 20 पैसे का वो लिफाफा बनता है उसके अंदर लिख करके दे देंगे जी हम पानी से वंचित हैं, हम प्यासे मर रहे हैं, फैसला करो, चाहे हमारे हक में हो चाहे हमारे हक में ना हो, जो भी हो फैसला तो ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो हमारा ये भी एक मुद्दा था जिसकी वजह से हमारा मौजूदा सरकार से, चाहे वो ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली हो, इसका विवाद छिड़ा। फेस टू फेस में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी राव इंद्रजीत सिंह के साथ खास मुलाकात यूं ही जारी रहेगी। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। हमारी रंजिश तो ये है कि हम चाहते हैं पॉलिटिकल माइलेज सरकार की तरफ से, सो हमारे को मिल नहीं रहा है।